तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें रिगार्डिंग द लियन। तो लियन एक तरह का राइट रहता है टू रिटेन ऑल द सिक्योरिटीज ऑफ द कस्टमर, कि हम सभी सिक्योरिटीज जो भी इसके अंडर लियन जिनके ऊपर मार्क किया गया है उनको रिटेन करें। किस चीज के रिगार्ड में? इन रिस्पेक्ट ऑफ द जनरल बैलेंस जो कि कस्टमर से ड्यू है उस रिगार्ड में। तो पहली चीज यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए कि जो ऑनरशिप है इस तरह की सिक्योरिटीज जिसके ऊपर लियन मार्क किया गया है, ऑनरशिप ट्रांसफर्ड नहीं होती है बैंक को। बैंक को सिर्फ एक राइट मिलता है सिक्योरिटीज को रिटेन करने का जो उसको हैंड ओवर की गई हैं। तो लियन जो रहती है दो तरह की रहती है, पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन अगर बात करें तो किसी स्पेसिफिक डेप्ट के बारे में जो सिक्योरिटी क्रिएट की गई है जिसके ऊपर लियन मार्क किया गया है, उसके केस में जो सिक्योरिटी है उसको रिटेन करने का राइट है। एंड जनरल लियन के केस में जो पर्टिकुलर डेप्ट इंकर्ड है, पर्टिकुलर गुड्स हैं, सिर्फ उनको कवर नहीं करेंगी, बट ऑल्सो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एनी जनरल बैलेंस ड्यू, जो किसी भी जनरल बैलेंस जो कि कस्टमर से ड्यू है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर लियन। तो पर्टिकुलर लियन जो है ये सेक्शन 170 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लाइकवाइज यहां पर हम दो पर्संस की बात कर रहे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। ओके, तो पर्सन बी ने यहां पर गुड्स दी हैं पर्सन बी को, जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं एसेट के रूप में। तो ये क्या है? बेसिकली एसेट है जो बी की तरफ से ए को दिया गया है। ठीक है, यहां पर जब ये गुड्स दी गई हैं, किसके बदले में दी गई हैं? जो सर्विसेज यहां पर दी गई हैं पर्सन ए के बदले में। तो पर्सन ए ने यहां पर दी हैं सर्विसेज, जिसके बदले में पर्सन बी ने जो गुड्स हैं, जो एसेट है, उसे ट्रांसफर किया है, उसे रिटेन करने के लिए दिया है पर्सन ए को। तो यहां पर पर्सन बी क्या है? बेलर है, जिसने गुड्स दी हैं। देने वाला है तो गुड्स देने वाला कौन है? बेलर है। एंड जिसके पास गुड्स दी गई हैं वो क्या है? बेली है। तो यहां पर इन गुड्स को एक सिक्योरिटी के बदले में रखा गया है जो सर्विसेज दी गई हैं ए से बी को। फर्दर इसके पास अंडर द राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, पर्सन ए के पास ये राइट है कि जब तक रिम्यूनरेशन इसको इसकी सर्विसेज के लिए नहीं मिल जाती है, यानी कि जो सर्विसेज यहां पर ए ने बी को प्रोवाइड की थी उसके बदले में जब तक इसको रिम्यूनरेशन यानी कि जो भी अगर पैसे इसको मिले थे वो नहीं मिल जाते हैं, उस टाइम तक पर्सन ए जो है वो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है। ओके, सो दैट इज पर्टिकुलर लियन। वो क्या है? पर्टिकुलर लियन है। तो इट्स अ राइट टू रिटेन द गुड्स टिल द डेप्ट ड्यू इज पेड ऑफ, यानी कि अब इसने गुड्स दे दी हैं तो बी ने, लेकिन इसका जो डेप्ट था वो तो अभी ड्यू है ना, जो सर्विसेज ली गई थी बी के द्वारा ए से, उसके बदले में इसने भी पैसे तो दिए नहीं है। इसने सिक्योरिटी के रूप में यहां पर गुड्स जो थी वो ए को दे दी हैं कि इसको इसके पैसे मिल जाएंगे, एंड जब पैसे मिल जाएंगे तो ए ये गुड्स को वापस कर देगा बी को। ठीक है, तो पर्टिकुलर लियन क्या है? एक राइट है गुड्स को रिटेन करने का जब तक जो डेप्ट ड्यू है उसे वापस नहीं कर दिया जाता। एंड फर्दर इसे किसी स्पेसिफिक एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, किसी स्पेसिफिक एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। प्लस इट अराइजेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जनरल बिजनेस के तहत इस पर्टिकुलर लियन को किया जाता है, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर कोई आपको एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। फर्दर यहां पर जो ऑनर है गुड्स का, ऑनरशिप किसके पास है? ऑनरशिप तो यहां पर बी के पास ही है ना, जिसने गुड्स को ट्रांसफर किया है। सिर्फ और सिर्फ पोजेशन जो है यहां पर वो यहां पर पर्सन ए के पास आया है। तो जो ऑनर है यहां पर उसके पास, उसने उसके ऊपर एक लॉफुल डेप्ट जो है वो भी पेंडिंग है जिसे उसने अभी पे करना है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द जनरल लियन दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जो बैंकर्स हैं, जो अटॉर्नीज हैं हाई कोर्ट के, या फिर जो पॉलिसी ब्रोकर्स हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में भी, यानी कि यहां पर एक बैंकर को लेट कर लीजिए XYZ, यहां पर पर्सन है ए जिसके जो बैलेंसेस हैं यहां पर अकाउंट्स में मेंटेन्ड है, तो बैंकर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, जो पॉलिसी ब्रोकर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में भी जो सिक्योरिटीज यहां पर ऑफर की गई हैं बोरर की तरफ से, जो इसका अमाउंट ड्यू है इसके अकाउंट्स में, उनके अगेंस्ट रख सकते हैं। एंड तब तक रख सकते हैं जब तक ये जो ड्यू लायबिलिटी है ये डिस्चार्ज नहीं कर दी जाती। कोई भी दूसरा पर्सन, यहां पर तो हम बात कर रहे हैं बैंकर्स की, फैक्टर्स की, वॉर फिंगर्स की, या फिर हाई कोर्ट अटॉर्नीज की, जो यहां पर बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी यहां पर जो बैलेंसेस ड्यू हैं उनको रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई भी जो पर्सन है
वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी के प्रॉपर्टी को लियन के रूप में नहीं रख सकता अंडर द जनरल लियन। जनरल लियन के केस में जब इस लियन को एक्सरसाइज किया जाता है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी रहती है। देयर इज ओनली द रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी यहां पर एसेट्स को रिटेन किया गया है उनको बेचा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी सोल्ड। सो इट एक्सटेंड्स टू द जनरल बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट्स एंड फर्दर जो पहले ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके ऊपर भी एक्सटेंड करता है। तो ये बचाव का एक अधिकार है, इससे हम एक्शन नहीं कर सकते कोई, यानी कि बेच तो सकते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटेन कर सकते हैं। एंड ये फर्दर उन प्रॉपर्टीज के ऊपर, उन सिक्योरिटीज के ऊपर, बैलेंसेस के ऊपर भी बनता है जो ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बैंकर के पास रिसीव हुए हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई सिक्योरिटी है, जैसे कोई चेक जो है वो कस्टमर के द्वारा डिपॉजिट करवाया गया है, लाइकवाइज राइट ऑफ जनरल लियन क्या रहेगा, यहां पर XYZ के पास ए का लोन अकाउंट चल रहा है जिसमें ड्यू अमाउंट चल रहा है, लेकिन ये पैसे जमा नहीं करवा रहा पर्सन है, ठीक है। एंड फर्दर यहां पर ए ने एक चेक यहां पर सबमिट किया है बैंक के पास फॉर द कलेक्शन पर्पसेस। तो यहां पर इस केस में अब इस चेक का पोजेशन किसके पास है, XYZ के पास है, तो बैंक XYZ अंडर द राइट ऑफ जनरल लियन इसे रिटेन कर सकता है। लेकिन एक चीज समझने वाली है, अगर सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल में कोई सिक्योरिटी रखी गई है, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल के तहत अगर कोई सिक्योरिटी रखी गई है, कोई गुड्स रखी गई हैं, कोई पैसा रखा गया है, तो उसके ऊपर बैंक का जो ये चार्ज रहेगा वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, जनरल लियन के अंडर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फर्दर अगर ट्रस्ट मनी है, यानी कि पर्सन ए ने ट्रस्ट के बिहाफ पर पैसे जमा करवाए हैं, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ट्रस्ट अकाउंट में पैसे जमा करवाए, यानी कि कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, सेम कैपेसिटी में अमाउंट जो है वो ड्यू होना चाहिए। फर्दर अगर क्रेडिट फैसिलिटी के लिए पर्सन ए आपके पास एप्लीकेशन लेकर आया, ठीक है, वो अपनी टाइटल डीड्स भी लेकर आया, लेकिन गलती से वहां पर भूल गया, आपने बैंक ने उसको मना कर दिया कि बैंक उसे किसी भी तरह का लोन एक्सटेंड नहीं करेगा, एंड वो गलती से अपनी जो टाइटल डीड्स थी वो वहां पर भूल गया, तो इस तरह की सिक्योरिटी के ऊपर भी ये जनरली जो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। फर्दर अगर कोई सिक्योरिटीज या फिर गुड्स किसी पर्टिकुलर डेप्ट को सिक्योर करने के लिए प्रोवाइड की गई हैं, तो उनके ऊपर भी जनरल लियन का जो राइट है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। लेकिन जो बैंकर की लियन रहती है ना, वो ज्यादा एक्सटेंसिव रहती है। जब हम बैंकर्स लियन की बात करते हैं वो ज्यादा क्या है, ज्यादा एक्सटेंसिव है, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी एज इम्प्लाइड प्लेज। वो इम्प्लाइड प्लेज की तरह काम करती है, यानी कि उस केस में जो बैंकर है उसके पास जो सिक्योरिटीज रखी गई हैं, तो बैंकर के पास वो राइट रहता है उसे उन सिक्योरिटीज को सेल करने का। तो उस केस में जो बैंक है वो एक रीजनेबल नोटिस देते हुए उन सिक्योरिटीज को सेल कर सकता है, ठीक है। बट दैट इज द केस ऑफ द बैंकर्स लियन। सो बैंकर्स लियन इज आल्सो नोन एज इम्प्लाइड प्लेज। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द नेगेटिव लियन। तो नेगेटिव लियन बेसिकली किसी तरह का रिटेंशन नहीं रहता है, किसी तरह का पोजेशन नहीं रहता है, किसी तरह का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं रहता है, एंड ये फर्दर किसी तरह की लियन भी नहीं है। तो नेगेटिव लियन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक बोरोर की तरफ से डिक्लेरेशन है कि जो एसेट्स हैं वो फ्री है, यानी कि उनके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज क्रिएट नहीं है, किसी भी तरह का इनकम्बरेंस नहीं है। फर्दर वो इस चीज को लेकर अग्री करता है एंड अंडरटेक करता है कि वो आने वाले समय में जब तक वो बैंक के ड्यूज को वापस नहीं कर देता, वो इस एसेट के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करेगा एंड इसे डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। एंड ये जो अरेंजमेंट रहता है इसे एक एग्रीमेंट के रूप में ड्राफ्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव लियन। एंड लिमिटेड कंपनी के केस में अगर नेगेटिव लियन को मार्क करना तो किस तरह से करेंगे, लिमिटेड कंपनी के केस में जो भी अंडरटेकिंग रहेगी वो एक रेजोल्यूशन के तहत ली जाएगी, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत एक रेजोल्यूशन होगा उसके तहत ली जाएगी, एंड उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो वो बैंक को दी जाएगी।